दोस्तों, पिछले 3 मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी और मुझे आशा है कि उसको आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी किया होगा। अब इसी ज्योतिष सीखे सीरीज़ में ये चौथी मेरी वीडियो है और इसको आज हम ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि कुछ ग्रह हमारे शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और कुछ नैसर्गिक पापी ग्रह या अशुभ ग्रह हैं। तो इसमें जो शुभ ग्रह हैं वो मैंने, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि बुध, बृहस्पति और शुक्र और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा ये हमारे नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। नैसर्गिक को हम इंग्लिश में परमानेंट बोलते हैं, तो ये परमानेंट शुभ ग्रह गिने जाते हैं। और इसके अलावा जो अशुभ या पापी ग्रह हैं वो मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 4 ग्रह जो हैं वो हम नैसर्गिक अशुभ ग्रह या पापी ग्रह मानते हैं। अब इन ग्रहों की कुछ उच्च और कुछ नीच राशियां भी होती हैं। तो अगर ये ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हैं तो वो वहाँ पर अच्छे फल दे देंगे, और यही ग्रह अगर अपनी नीच राशि में जाके बैठा है तो वो वहाँ पर उसकी शुभता में कमी आ जाएगी और वो शुभ फल देने के काबिल नहीं ग्रह रहता है। तो हमें आज ये देखना है कि इन ग्रहों की कौन सी राशियां हैं जो उच्च की राशियां हैं और कौन सी राशियां जो हैं वो नीच की राशियां हैं। तो ये चार्ट की सहायता से मैं आपको दर्शाता हूं। तो ये देखिए, इस चार्ट में ये सबसे पहले सूर्य है, तो ये मेष राशि में ये उच्च का हो जाता है। आगे जो अंश लिखे हैं 10 अंश, तो इसका मतलब ये है कि एक, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक राशि में 30 अंश होते हैं, 30 डिग्री की होती है। तो कोई भी ग्रह एक राशि में जब वो भ्रमण करता है, विचरण करता है या गोचर करता है, या इंग्लिश में हम ट्रांजिट बोलते हैं, वो चलता है एक राशि में, तो वो एक डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक उसको एक राशि पार करने में लगता है। तो अब सूर्य जो है किसी जातक का, किसी बालक का जब वो जन्म लेता है, मान लो वो मेष राशि का सूर्य है, तो हम कहेंगे कि ये उसका सूर्य उच्च राशि में बैठा है, तो वो सूर्य के रिजल्ट अच्छे होंगे, वो शुभ है। और अगर वो उस समय, जन्म के समय वो 10 डिग्री पे विचरण कर रहा था या भ्रमण कर रहा था, अगर वो 10 डिग्री पे था तो ये उसके उच्चतम अंश होंगे, यानी कि वो उच्चतम रिजल्ट्स देगा, सबसे उत्तम रिजल्ट देगा सूर्य। अब कोई कहे कि ये 10 डिग्री का नहीं था, 8 डिग्री का था, 7 डिग्री का था, या फॉर दैट मैटर 12 डिग्री का या 11 डिग्री का था, तो उसी हिसाब से हमें ये देने हैं कि अगर वो 8 डिग्री का था या 6 डिग्री का था इसी में मेष राशि में, तो अति उत्तम जो रिजल्ट देने थे उसने 10 डिग्री पे, वो उसमें थोड़ी सी कमी आ गई, वो 6 डिग्री का है, 5 डिग्री का है, लेकिन फिर भी वो अच्छा है सूर्य। और इसी प्रकार वो, अगर वो अंश बढ़ते चले जाए, 28 डिग्री का हो गया, 29 डिग्री का हो गया, तो जो रिजल्ट उसने 10 डिग्री पे देने थे उच्चतम रिजल्ट, वो नहीं दे पा रहा है 28 डिग्री पे, 27 डिग्री पे, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि वो मेष राशि का सूर्य है, तो वो अच्छे ही रिजल्ट देगा। इसी प्रकार आगे चलें तो सूर्य की तुला राशि जो है वो नीच राशि दर्शाई गई है इसी चार्ट में, और 10 डिग्री आगे लिखा है। तो जिसका भी जातक का सूर्य तुला राशि में, मतलब 7 नंबर में बैठा हुआ है, तो वो नीच राशि का सूर्य हो गया, तो उसका सूर्य अशुभ हो गया, वो रिजल्ट शुभ नहीं देगा। वो अशुभ हो गया तो अशुभ होने से वो गंदे रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, उसका सूर्य पापी हो गया। और अगर वही तुला राशि में 10 डिग्री के आसपास का सूर्य है या 10 डिग्री का है, तो वो पूर्ण अशुभता की ओर चला गया और पूर्ण अशुभ
रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। इसी प्रकार आगे चंद्रमा को देखते हैं। तो चंद्रमा वृषभ राशि में वो उच्च का हो जाता है, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और 3 डिग्री के आसपास का है या 3 डिग्री का है तो वो उच्चतम रिजल्ट देगा, सबसे अच्छे रिजल्ट देगा वृषभ राशि में। इसी प्रकार जिसका चंद्रमा वृश्चिक राशि का है तो वो नीच राशि का चंद्रमा हो जाता है 8 नंबर में। किसी का भी 8 नंबर की राशि में अगर चंद्रमा है तो वो नीच का चंद्रमा कहलाएगा। और 3 डिग्री के आसपास का है, 3 डिग्री पे है तो वो नीचतम रिजल्ट वो देगा। इसी प्रकार मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च का होता है और 28 डिग्री पे वो उच्चतम रिजल्ट देगा। कर्क राशि का किसी का मंगल है तो वो नीच का मंगल कहलाएगा और 28 डिग्री पे वो नीचतम रिजल्ट देगा। बुध जो है वो कन्या राशि में दोस्तों उच्च का होता है 6 नंबर की राशि। तो ये चार्ट में कहीं भी आप देखो अगर 6 नंबर है वो किसी भी भाव में जा सकता है 6 नंबर। और अगर बुध 6 नंबर में किसी का बैठा हुआ है तो कन्या राशि का बुध है और वो उच्च राशि का है। और अगर वो 15 डिग्री का है तो वो उच्चतम रिजल्ट देगा। इसी प्रकार किसी का बुध अगर वो मीन राशि में चला जाता है तो वो नीच राशि में आ जाता है और 15 डिग्री पे वो नीचतम रिजल्ट्स उसके वो देगा। इसी प्रकार बृहस्पति या जिसको हम गुरु बोलते हैं, कर्क राशि का किसी पे 4 नंबर में अगर कोई बैठा हुआ है तो वो उच्च राशि का बृहस्पति हो जाता है और 5 डिग्री पे वो उच्चतम रिजल्ट देता है। और अगर किसी का बृहस्पति मकर राशि में है तो वो नीच राशि का कहलाएगा और 5 अंश पे वो नीचतम रिजल्ट वो देता है। शुक्र अगला जो ग्रह है वो मीन राशि में दोस्तों उच्च का हो जाता है। यानी 12 नंबर का अगर जहाँ पे भी 12 नंबर आपका चार्ट में लिखा हुआ है अगर वहाँ पे शुक्र बैठा है तो वो उस जातक का शुक्र उच्च का शुक्र कहलाएगा और वो उच्चतम रिजल्ट देगा। और अगर वो 27 डिग्री या उसके आसपास है तो वो उच्चतम रिजल्ट्स होंगे। इसी प्रकार शुक्र अगर किसी का 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि में है तो वो नीच का शुक्र होगा और इसी अंश पे 27 अंश पे वो नीचतम रिजल्ट्स देगा। शनि तुला राशि का किसी का 7 नंबर में है तो वो उच्च का शनि माना जाता है और वो अच्छे रिजल्ट देगा, वो शुभ होता है और 20 डिग्री पे वो उच्चतम रिजल्ट देगा। किसी का 1 नंबर की राशि में शनि है यानी कि मेष राशि में है तो वो नीच का शनि हो जाता है और वो पापी शनि हो जाएगा, उसको जातक को पीड़ा देगा वही शनि। और 20 डिग्री पे है तो वो बिल्कुल नीचतम उसके रिजल्ट्स वो हमें मिलेंगे। इसी प्रकार राहु जो है वो वृषभ राशि का वो उच्च का हो जाता है 20 अंशों पे और वृश्चिक राशि पे वो नीच का माना जाता है। कुछ विद्वान हमारे मिथुन राशि में इसको राहु को उच्च मानते हैं और धनु राशि में वो नीच मानते हैं। तो वो भी हम लेके चले तो हम वृषभ राशि को भी मिथुन राशि को भी हम इसके राहु को उच्च मान लेते हैं और इसी प्रकार वृश्चिक और धनु राशि को राहु की हम नीच राशि भी मान लेते हैं। केतु जो है वो वृश्चिक राशि में उच्च राशि का माना जाता है 20 डिग्री पे और नीच जो है वो वृषभ राशि में हो जाता है। जिस प्रकार राहु की 2 राशियां कुछ विद्वान मानते हैं उच्च की, इसी प्रकार केतु की भी वृश्चिक और धनु जो राशि है वो उच्च की कुछ विद्वान मानते हैं। और इसी प्रकार वृषभ और मिथुन राशि वो केतु की नीच राशि मानी जाती है। तो ये 20 अंशों पे ये वृषभ राशि में केतु वो नीचतम रिजल्ट्स देता है और वृश्चिक राशि और धनु राशि में 20 अंशों पे केतु सबसे उत्तम रिजल्ट्स देता है। दोस्तों अभी आपने जाना कि ग्रहों की कौन सी राशियां उच्च की होती हैं और कौन सी नीच की होती हैं। और उच्च की राशि में ग्रह जहां अच्छे फल देता है वहीं नीच की राशि में बैठने से वो अशुभ फलदायी हो जाता है। अब आपको मैं बताता हूं कि वक्री ग्रह क्या होते हैं। वक्री का मतलब है उल्टा। तो कभी कभी चक्र में, जोडियक में या अंतरिक्ष में ये ज्योतिषी गणना के हिसाब से ये उल्टा चल पड़ते हैं। जब
ग्रह सीधा चलता है तो उसको हम बोलते हैं ये मार्गी ग्रह है, और जब ये कुछ समय के लिए उल्टा चलता है तो उसको हम वक्री ग्रह बोलते हैं। वास्तव में दोस्तों होता क्या है कि वक्री कभी कोई ग्रह होता ही नहीं है, ये उल्टा चलता ही नहीं है, सिर्फ ये प्रेज्यूम किया जाता है। कभी आपने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, एक ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, आपकी ट्रेन नहीं चल रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म पे दूसरी ट्रेन जो चलती है तो आपको उस ट्रेन को देख के ऐसा महसूस होता है कि शायद आपकी ट्रेन चल पड़ी है। तो इसी प्रकार वो अंतरिक्ष में भी जब हम देखते हैं ग्रहों को तो हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई ग्रह सीधा चलते चलते, मार्गी चलते चलते ये उल्टा चलने लग पड़ता है, पर वास्तव में ये उल्टा चलता नहीं है, लेकिन हमें ये ऐसा प्रेज्यूम होता है। पर ज्योतिषी गणना के हिसाब से हमने उसको वक्री ही माना और उल्टा चलते हुए ही माना। तो कुछ समय के लिए ये ग्रह अंतरिक्ष में ये उल्टे चलते हैं ज्योतिषी गणना के हिसाब से, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए ये उल्टे हो जाते हैं। तो उनका रिजल्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह हैं, ये कभी भी वक्री नहीं होते, यानी कि उल्टे नहीं चलते, ये सीधा अपने अंशों को आगे सीधा मार्गी चलते हैं। तो एक एक राशि में जैसे मैंने बोला 30 डिग्री चलना है, तो सूर्य और चंद्रमा ये हमेशा सीधी गति से ही चलते हैं। और जो बाकी ग्रह हैं, शेष ग्रह, सभी ग्रह यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये बीच में वर्ष में कुछ मास के लिए या कुछ दिनों के लिए ये उल्टी गति से उल्टा चल पड़ते हैं। तो सीधा जाते जाते ये उल्टी गति से चल पड़ते हैं, पिछली राशि में जाने की तरफ ये बढ़ जाते हैं। राहु और केतु ये जो दो छाया ग्रह हैं, ये कभी भी मार्गी नहीं चलते दोस्तों, ये हमेशा ही उल्टा ही चलते हैं। अब जो ये ग्रह जब वक्री होते हैं कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए, तो इनके रिजल्ट क्या हैं वो ज्योतिषी गणना के हिसाब से हम समझते हैं कि अगर बालक के जन्म में कोई ग्रह वक्री था तो वो उतने शुभता की ओर नहीं था, वो जितने शुभ फल उसने देने थे वो शुभ उतने फल नहीं दे पाता। अगर वो ग्रह मार्गी हैं तो वो अच्छे फल देने के लायक होते हैं, और किसी के मान लो जातक के 2 ग्रह 3 ग्रह एट द टाइम ऑफ बर्थ वो वक्री थे, तो इसको इंग्लिश में रेट्रोग्रेड बोलते हैं। तो अगर वो ग्रह रेट्रोग्रेड थे उस समय, 1 ग्रह वक्री था, 2 ग्रह वक्री थे या 3 ग्रह वक्री हो जाते हैं, तो वो शुभता में, शुभ फल देने में उनकी कमी आ जाती है। तो वक्री ग्रह का अर्थ यही है ज्योतिष में कि वो शुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं, वो जितनी शुभ फल देने थे उतने नहीं दे पाते, यही वक्री ग्रह का मतलब। दोस्तों, सूर्य के नज़दीक जब कोई ग्रह आ जाता है तो उसकी रोशनी में ये ग्रह कम दिखाई देने लग पड़ता है या बिल्कुल दिखता ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कि ग्रह अस्त हो गया। तो मान लीजिए किसी बालक का जब जन्म हुआ तो उस समय कोई ग्रह, बुध ग्रह है या मंगल ग्रह है, कोई भी ग्रह सूर्य के नज़दीक वो चल रहा था, ट्रांजिट कर रहा था, और सूर्य की रोशनी में वो एक या तो अदृश्य हो गया या बहुत कम दिखने लगा, फीका दिखने लगा। तो हम ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं कि ये ग्रह उस समय ये अस्त था, मंगल उस समय अस्त था, या इंग्लिश में हम इसको कंबस्ट बोलते हैं। तो वो कंबस्ट हो गया। तो इस चार्ट की सहायता से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब ये ग्रह अस्त होते हैं तो सूर्य के कितने नज़दीक आने पे ये अस्त माने जाते हैं, और अगर कितनी दूरी पे रहते हैं तो ये अस्त नहीं होते और ये उदय रहते हैं। और जब ये अस्त होते हैं तो ज्योतिषी गणना के हिसाब से हम अस्त ग्रहों को, जैसे वक्री ग्रहों में
शुभता में कमी आ जाती है, शुभ फल देने में कमी आ जाती है, उसी प्रकार जब सूर्य के नज़दीक कोई ग्रह आ जाता है तो उसको शुभ फल देने में उसमें कमी आ जाती है। तो अस्त ग्रह भी उतने शुभ फल नहीं दे पाता जितने कि जो उदय ग्रह दे पाता है। तो इस चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, या इस उदाहरण को दूसरी तरह से हम देखें कि अगर सड़क पर कोई ट्रक आ रहा है और उसके सामने से बहुत रोशनी आ रही है और उसके साथ ही कोई छोटा सा दो पहिया वाहन स्कूटर या मोटरसाइकिल भी आ रही है, तो हम जब सामने से देखेंगे तो वो ट्रक की बड़ी रोशनी में वो स्कूटर का जो रोशनी है वो हमें पता नहीं चलेगी और वो उसका हमें वो नहीं दिखेगा कि कोई स्कूटर या दो पहिया वाहन भी आ रहा है। तो उस प्रकार ये सूर्य की ट्रक की रोशनी में वो अस्त हो जाएगा। इसी प्रकार सूर्य की रोशनी में आकाश में ग्रह अस्त हो जाते हैं। अब इस चार्ट की सहायता से आप देखें तो सूर्य जो है वो कभी भी अस्त नहीं होता, क्योंकि वो उसकी रोशनी में दूसरे ग्रह अस्त होते हैं। तो अब ये चार्ट की सहायता से हम देखें कि पहला ग्रह जो सूर्य ग्रह है वो मैंने बताया कि वो अस्त नहीं होता, वो दूसरे ग्रहों को अस्त करता है। चंद्रमा जो है वो सीधी गति में जब वो चल रहा होता है तो सूर्य के नज़दीक अगर वो 12 डिग्री 12 अंशों के भीतर वो आ जाता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा का डिस्टेंस जो है आपसी डिस्टेंस वो 12 अंशों के बीच का है या 12 अंशों तक का है, तो चंद्रमा अस्त माना जाएगा। और चूंकि ये वक्री गति से चंद्रमा नहीं चलता तो ये सिर्फ मार्गी गति से ही, सीधी गति से ही अस्त होता है। इसी प्रकार दूसरा ग्रह मंगल ग्रह है, वो सूर्य से अगर 17 डिग्री के भीतर आ जाता है, मान लो किसी जातक का जब जन्म होता है उसका चंद्रमा सूर्य के नज़दीक है और दोनों में फासला 17 डिग्री से कम का है, तो वो उसका मंगल ग्रह अस्त माना जाएगा। और अस्त होने का मतलब ये है कि जो मंगल ने शुभ फल देने थे उस शुभ फलों में वो कमी आ जाएगी। इसी प्रकार मान लो बालक के जन्म के समय मंगल वक्री गति में चल रहा था, यानी उल्टा ट्रांजिट कर रहा था, तो वो अगर वो सूर्य से 8 डिग्री के भीतर का डिस्टेंस था तो वो भी ये मंगल अस्त माना जाता है और वो शुभ फलों में उसके कमी आ जाती है। बुध जो है वो सूर्य से 14 डिग्री के अंदर 14 अंश के अंदर वो अस्त माना जाता है, 14 अंश तक। और मान लो 14 अंश से डिस्टेंस ज़्यादा है बुध का सूर्य से, तो वो अस्त नहीं माना जाएगा, वो उसकी पूर्ण क्षमता होगी शुभ फल देने की। लेकिन अगर 14 डिग्री या उससे कम सूर्य से डिस्टेंस है तो वो बुध भी अस्त माना जाएगा। इसी प्रकार अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका बुध उल्टा चल रहा था, वक्री गति से चल रहा था और वो सूर्य से 12 डिग्री के अंदर का उनका डिस्टेंस है, तो वो अस्त माना जाएगा। बृहस्पति को देखें तो वो 11 अंश तक सूर्य से वो अस्त माना जाता है और वक्री गति में भी 11 अंश तक वो अस्त माना जाता है। इसी प्रकार शुक्र जो है ग्रह वो सीधी गति में अगर वो चल रहा था तो वो 10 डिग्री तक सूर्य से अगर उसका डिस्टेंस है तो वो अस्त माना जाएगा। और अगर वो शुक्र एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर वो वक्री था, रेट्रोग्रेड था, तो वो 8 डिग्री तक वो अस्त माना जाता है। शनि ग्रह 16 डिग्री तक अगर उसका डिस्टेंस सूर्य से 16 डिग्री तक का है तो वो अस्त होता है। और अगर 16 से ज़्यादा अगर उसका शनि का डिस्टेंस हो जाता है सूर्य से तो वो अस्त नहीं माना जाता। इसी प्रकार अगर शनि वक्री है तो वो भी 16 डिग्री तक सूर्य के नज़दीक अगर रहता है तो वो अस्त माना जाएगा और उसके बाद में ये उदय माना जाता है।